नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास 12th में हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर लिया है। नहीं देखे हो तो जाके देखो, पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। नए हो तो भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ऐसा नहीं कि पुराने वाले लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब तो उनका पुराने वालों का हो ही गया होगा, नए वालों को सब्सक्राइब करना है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? ओम्स लॉ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ओम्स लॉ का, मैं ओम्स लॉ बोल रहा हूं, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर लिया है। नहीं देखे हो तो जाके देखो, और देख लियो तो फिर से जाके देखो, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। इस पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आपके लिए सस्पेंस है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसी भी वायर का रेसिस्टेंस जो होता है बेटा, वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा किसी वायर का, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और बोला जाता है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जितना पतला वायर है उतना ज्यादा रेसिस्टेंस है। पतला वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ये देखो, यहाँ पे आपके पास मान लो ऐसा सिचुएशन है, ऐसे है ना, और एक ऐसा सिचुएशन है। दोनों का लेंथ सेम है, एक का एरिया कम है, एक का एरिया ज्यादा है। इसका एरिया मान लो अगर ए है तो ये है ए बाय मान लो 3 ऐसे। तो इसका एरिया ज्यादा है, तो यहां से जो चार इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ फ्लो करेंगे, या चार्ज मींस इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे फ्लो करेगा, उसको फ्लो करने के लिए क्या है, बहुत सारे एरिया है। मतलब आराम से फ्लो कर सकता है। मतलब यहाँ रेसिस्टेंस जो ऑफर होगा वो क्या होगा, कम होगा। बट यहाँ क्या है, बहुत पतला है, बहुत पतला है। मतलब करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। स्पेस अगर इसको कम मिलेगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम बोलते हैं रेसिस्टेंस इज सॉरी, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया को अगर आप डबल कर दोगे, रेसिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एरिया को आप हाफ कर दोगे, रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। यही इसका मतलब है। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं मैं रेसिस्टेंस वर्सेस लेंथ का, तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अगर हमें ग्राफ बनाना है रेसिस्टेंस वर्सेस एरिया का, तो ऐसा कुछ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इन दोनों चीज को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों चीजों को अगर हम मिला देते हैं तो बेटा क्या बन जाएगा, इन दोनों चीजों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अगर हमने मिला दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे, इस कांस्टेंट को हम कुछ बोलेंगे अभी L बाय A। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, जो लेंथ और एरिया के ऊपर किसी वायर का रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। इस रो को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब इसके SI यूनिट के बारे में अगर हम समझते हैं तो R का SI यूनिट ओम होता है, लेंथ का जो होता है बेटा वो मीटर होता है, एरिया का आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कैंसिल हो गया, तो बताओ ये मीटर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो रेसिस्टिविटी का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम मीटर। ओम मीटर रेसिस्टिविटी का SI यूनिट हो गया ओम मीटर। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, किसी मटेरियल पर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। जैसे कॉपर का रेसिस्टिविटी, हर कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी सेम होगा। मतलब इतना छोटा सा कॉपर है या इतना बड़ा सा कॉपर है या बहुत बड़ा कॉपर है, अगर कॉपर वायर है चाहे जितना पतला हो या जितना मोटा हो, उसका रेसिस्टिविटी वही होगा। रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है।
किस मटेरियल का वो वायर बना हुआ है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किसका है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी। बट रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझ में आना चाहिए, लेंथ और एरिया पे। अगर मैं आपको बोलूंगा क्या रेसिस्टिविटी रो जो है लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा नो, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का वो वायर बना हुआ है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। देखो यहां पे ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में यहां पे क्या है बेटा, देखो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, सिंपल सा अभी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, और इस वायर का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जो है मान लेते हैं उस रेसिस्टेंस को R0 बोल रहा हूं मैं, इसका जो रेसिस्टेंस है अभी का रेसिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं 10 ओम है, 10 ओम है रेसिस्टेंस। अब बोला जा रहा है इस वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब इस वायर को हम खींच के बड़ा कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेच करके इसका लेंथ को हम डबल कर रहे हैं। मतलब लेंथ को हम जब डबल कर देंगे तो एरिया ऑटोमेटिक हाफ हो जाएगा। लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे, देखो लेंथ L था, अब हमने लेंथ को 2L कर दिया, तो एरिया को 1/2 डिक्रीज होना पड़ेगा। क्यों, एरिया उतना ही नहीं रह सकता, किसी भी मटेरियल का जो वॉल्यूम है हमेशा फिक्स होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ को हम वॉल्यूम बोलते हैं। सो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 2L इंटू यहाँ पे A/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल होके यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, AL आना चाहिए। इसका मतलब लेंथ को अगर हम डबल कर रहे हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा लेंथ को अगर मैं ट्रिपल कर रहा हूं तो एरिया क्या हो जाएगा, A/3, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो AL होना चाहिए। ये वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एनी वायर मस्ट बी कांस्टेंट। तो लेंथ को आप डबल करोगे या ट्रिपल करोगे या जो भी करोगे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, उस हिसाब से रेशियो आपका ये होगा बेटा। लेंथ अगर डबल कर रहे हो तो A/2 हो जाएगा वहां पे। लेंथ को अगर 5 टाइम्स अगर आप बढ़ा रहे हो, 5L कर रहे हो लेंथ को, है ना 5L, तो एरिया आपका ऑटोमेटिक A/5 हो जाएगा, जैसे कि कैंसिल होके यहाँ पे क्या हो जाएगा A इंटू L। वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो बेटा अब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा इसका रेसिस्टेंस बताओ आप, तो इसका रेसिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। इसका रेसिस्टेंस मतलब मान लेता हूं मैं इसका रेसिस्टेंस R है, कैसे लिखोगे, पहले यहां लिखोगे R0 इक्वल टू क्या लिखोगे, रो L/A, मतलब लेंथ L है, एरिया A है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना है बेटा, R0 है। R0 का मतलब कितना है, 10 ओम है। अब इसका R हम निकाल रहे हैं, तो रो तो कभी चेंज नहीं होता, लेंथ क्या हो गया 2L हो गया, और एरिया क्या हो गया यहाँ पे A/2 हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका नया रेसिस्टेंस अगर होगा तो क्या होगा 2 into 2 4 रो L/A, और रो L/A देखो कितना है 10 है, तो ये अब नया रेसिस्टेंस जो है 4 टाइम्स बढ़ गया बेटा। पहले 10 था तो अब 40 ओम हो गया है, यहाँ पे देखो क्लियर है ना। मतलब अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है 4 टाइम्स बढ़ रहा है। उसी तरह से आप बताओ अगर लेंथ को हम 3 टाइम्स स्ट्रेच कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा बेटा नया रेसिस्टेंस, है ना। कैसे पता चला, लेंथ को हमने जब डबल किया तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया, लेंथ को मैं 3 टाइम्स करूंगा तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, और अगर 4 टाइम्स करूंगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम वायर को देखो बेटा, अगर हम वायर को देखो, अगर हम वायर को n टाइम्स उसका लेंथ हम स्ट्रेच करते हैं, उसके वायर को अगर हम n टाइम्स लेंथ जो है, नया लेंथ जो है n टाइम्स अगर हो रहा है,
तो एरिया क्या हो जाएगा आपको पता है, ए बाय एन। आपको पता है वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, एल होना चाहिए, है ना। तो नया एरिया आपका ए बाय एन होगा। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे आर इक्वल टू, तो क्या लगाओगे, रो एल प्राइम बाय ए प्राइम। रो एल प्राइम कितना है, एन इंटू एल, ए प्राइम कितना है, ए बाय एन। एन ऊपर जाके क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, रो एल बाय ए। अब ये रो एल बाय ए क्या है, ओरिजिनल वाला रेसिस्टेंस है कि पुराना कितना था। सो आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। देख लो यहाँ पे। सो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बेसिकली जितना टाइम्स आप लेंथ को बढ़ा रहे हो, जितना टाइम्स बढ़ाओगे उसका स्क्वायर टाइम्स रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू अगर हम बोल रहे हैं 10 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं तो नया रेसिस्टेंस हो जाएगा 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। यही इसका मतलब है बेटा, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया। कभी कभी क्या होता है, उल्टा सिचुएशन भी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। उल्टा सिचुएशन का मतलब आप समझ रहे हो बेटा कि क्या, कि अगर लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं बेटा, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने से मान लो यहाँ पे एल है, अब इसको कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस करके इसका जो लेंथ है वो आधा कर दी, मतलब नया लेंथ क्या हो गया, L/2 हो गया, कंप्रेस कर दिए, आधा कर दिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे कैसे पता कि क्या डबल होगा क्या हाफ होगा, हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस केस में वॉल्यूम क्या है, AL है, तो यहाँ पे भी AL होना चाहिए। तो अगर L/2 हो गया तो यहाँ पे एरिया को 2A होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। अब चलो फॉर्मूला लगा दो यहाँ नया रेसिस्टेंस का, R प्राइम इक्वल टू रो L की जगह पे क्या डालोगे, L/2, और एरिया की जगह पे आप क्या डालोगे, 2A। सो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, रो L/A, और यहाँ पे आ गया 1/4, मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया बेटा। मतलब जो भी पुराना रेसिस्टेंस था डिवाइडेड बाय 4 हो गया। इसका मतलब बस आपको उल्टा समझना है, लेंथ को आप डबल करते थे, स्ट्रेच करते थे, तो रेसिस्टेंस क्या होता था, नया रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता था, है ना। अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, है ना, अगर आप दबा रहे हो ऐसे, लेंथ को आधा कर दिया, एरिया डबल हो गया, उस केस में आप समझ गए कि नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, पुराना रेसिस्टेंस बाय 4 हो जाएगा। बस अगर n टाइम्स ऐसे हम कंप्रेस कर रहे हैं उसको, तो नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, R0 बाय n स्क्वायर। तो स्ट्रेच करने से बढ़ता है और कंप्रेस करने से घटता है, ऑब्वियस सी बात है। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब कभी कभी परसेंटेज वाला चीज होता है बेटा, परसेंटेज वाले में लोग फंस जाते हैं कि इतना परसेंट इसका लेंथ को हमने बढ़ा दिया। तो मान लो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, हाँ देखो, जिसको बोला जा रहा है कि इसका लेंथ जो है हम 10% लेंथ बढ़ा रहे हैं। लेंथ कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, 10% लेंथ बढ़ा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा मान लेते हैं कि इसका पुराना रेसिस्टेंस जो है दिया रहेगा, वो मान लेते हैं 10 ओम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसके लेंथ को मान लेते हैं 100L है, 100L। तो अब नया लेंथ क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ, नया लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, आप खुद बताओ। नया लेंथ 10% बढ़ाने मतलब 10L बढ़ जाएगा, मतलब 110L। परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आता है मतलब आपको मेन अमाउंट है 100 लेना है, उसमें 10% अगर बढ़ गया मतलब 10L बढ़ गया। नहीं तो अगर आप L लोगे तो L का 10% निकाल के फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शुरू में ही हमने 100L ले लिया। अब 100L का 10% मतलब क्या हो गया, 10L हो गया। अब इसमें ऐड करोगे तो अब बड़ा लेंथ क्या हो गया, 110। अब उस हिसाब से एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो मान लो ए वाला एरिया क्या है, ए प्राइम। आपको पता है एरिया कैसे निकालते हो, वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर देते हो। तो यहाँ का वॉल्यूम क्या हो गया, ए प्राइम इंटू लेंथ कितना है, इतना। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 100L इंटू क्या, ए। अब बताओ, 0 से 0 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो ए प्राइम देखो क्या आ गया यहाँ पे, 100A/11। नया एरिया जो होगा वो होगा 10A/11, नया वाला एरिया। अब नया वाला एरिया आपको मिल गया। अब यहां बताओ नया पुराना रेसिस्टेंस क्या है, रो L कितना लेंगे, 100L बाय यहाँ पे एरिया A। ये है हमारा पुराना रेसिस्टेंस R0। अब नया रेसिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। सो नया रेसिस्टेंस मतलब रो L की जगह पे कितना लेंगे, 100L
110L बाय एरिया कितना लेंगे ए प्राइम, बताओ 10A बाय 11 देखो ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा देखो कैसे आ रहा है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 11 ऊपर चला गया तो 121 हो गया यहाँ पे। सो 121 11 into 11 121 रो L बाय A, देखो ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में आप क्या करोगे, यहां से आप क्या करोगे बेटा, देखो यहां से इस केस में आप क्या करोगे, रो का वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे पुट कर दोगे, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप रो L बाई ए को ऐसे करोगे, रो L बाई ए इंटू 100 है ना, इधर आके डिवाइड हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे ऐसे, देखो ऐसे हो गया। इसको यहाँ पे डाल दोगे तो क्या हो गया 121 इंटू क्या हो गया, ये R नॉट बाय 100 हो गया। R नॉट कितना है 121 बाय 100 इंटू R नॉट इज हाउ मच 10 है, इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, ये 12.1 ओम आ गया। देख लो इस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब परसेंटेज वाला इंक्रीमेंट रहेगा तो हम कैसे करेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जब भी परसेंटेज का डील होता है ना बेटा, तब आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, परसेंटेज वाला रहेगा तो कि भैया अगर परसेंटेज जैसी आ गया तो आप उसको तुरंत से 100 ले लोगे, एल लोगे तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम होगा। एल से भी आप कर सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, कैसे सब हम लोग सीख गए। एक और फैक्टर है जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा एक और फैक्टर है जिसपे रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, वो है बेटा टेम्परेचर, वो है टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, लेंथ बढ़ता है। थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब भी किसी पार्टिकल में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बेटा उसका लेंथ बढ़ जाता है। अब लेंथ अगर उसका बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है यहाँ लेंथ बढ़ने से एरिया घट जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ता है वो अभी आप लोग देखोगे। तो आप लोगों को एक सिंपल सा चीज बता रहा हूं, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। देखो ये है फॉर्मूला हमारा, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस बढ़ता है उसका फॉर्मूला है। ये R2 क्या है बेटा, R2 जो है वो हमारा है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, और ये R1 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर व्हाट T1। अगर आपसे पूछा जाएगा अल्फा क्या है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बोलते हैं, जिसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस, या हम लोग पर केल्विन लेते हैं, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना अननोन्स है, यहाँ पे R2 R1 2 3 4 5 में से 4 डाटा आपको डेफिनेटली गिवन होगा और एक निकालने के लिए पूछा जाएगा, मतलब 4 गिवन होगा, एक निकालना होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ऐसे बढ़ता है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है आपको देखो यहाँ पे पता चल गया। अब ये चीज अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम ओम्स लॉ के ऊपर फिर से आते हैं कि ओम्स लॉ हमारा क्या था, उसको अभी हम लोग थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ को थोड़ा सा भी हम लोग देखते हैं। ओम्स लॉ में हमने क्या सीखा था, V इक्वल टू क्या सीखा था, I इंटू R सीखा था ना। अब बताओ बेटा, V को रहने देते हैं, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कल ही हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। सो V इक्वल टू I, R की जगह पे हम क्या डालेंगे, हमें पता है R इज इक्वल टू क्या, रो L बाय A। सो रो L बाय A हमने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को हम इस साइड ले आ रहे हैं, LHS में ले आ रहे हैं, लेंथ को हम LHS में ले आ रहे हैं, और I बाय A को हम एक साथ रख रहे हैं, और रो को हम यहां रख रहे हैं। अभी आप लोगों को एक छोटा छोटा चीज समझना पड़ेगा,
जब आप पढ़ रहे थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मान लो E और इनके बीच में सेपरेशन है, यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन है D, तो पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मतलब V बाई डी अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब V बाई एल, एल क्या है, लेंथ है, मतलब डिस्टेंस ही तो है वो, है ना। तो बेटा V बाई एल क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। करंट बाई एरिया को एक नया क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, करंट पर यूनिट एरिया को हम एक नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं जे। जे क्लियर हो गया, जे, जे मतलब करंट डेंसिटी, और यहां पे हो गया रो, रो को मैं पहले लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो जे इक्वल टू क्या हो गया, E 1 बाय यहाँ पे रो, है ना। सो J इक्वल टू हो गया 1 बाय रो को हम बोलते हैं सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब J जो है, देखो बेटा करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट J जो होता है, J मतलब क्या, करंट डेंसिटी जो होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर बोलते हैं, उसका डायरेक्शन मैं बताऊंगा, यूनिट बताऊंगा। यूनिट तो आप यही कर सकते हो कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का होता है क्या, एम्पियर, नीचे मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट आप समझ सकते हो। डायरेक्शन भी अभी थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे। तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, देखो। और ये सिग्मा जो है इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, विच इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। मतलब किसी पार्टिकल का अगर आपको रेसिस्टिविटी पता है, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी पता है, तो आप उसका कंडक्टिविटी उसके रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या लिखोगे आप, पर ओम पर मीटर, साइमन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, साइमन, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखो कंडक्टिविटी हो गया यहां पे, सो दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज द वेक्टर, यहां पे आप लिख लोगे दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी करंट डेंसिटी का अभी हम लोग डायरेक्शन सीखेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, क्या इसे बोलते हैं, कंडक्टिविटी का, सॉरी ये जो है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो बेटा कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि करंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा, बट करंट डेंसिटी जो है इट इज अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो आप समझ गए, जे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया, ये होगा, है ना बेटा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज अलोंग, किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर आप समझते हैं ना, अगर मान लो ये कंडक्टर है बेटा, देखो यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है और यहाँ पे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में, ये हो गया एरिया वेक्टर, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगा। या फिर आप यहां लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज अलोंग करंट, करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहां ऐसे आप समझ सकते हो। और एक और चीज यहां पे आपको समझना है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमने देख लिया करंट डेंसिटी का, ये वेक्टर क्वांटिटी वो भी हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा यहां पे हम लोग को समझना है, देखो क्या समझना है, जे वेक्टर जो है वो ऐसे समझना है, करंट पर यूनिट एरिया, और यहां पे एक यूनिट वेक्टर दे देना है जो कि ए कैप के डायरेक्शन में है, ठीक है।
हाँ, अब अगर मैं बात करता हूं कि करंट क्या होगा बेटा, तो आप ऐसे लिखोगे जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम करंट बोल सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो लिखोगे जे ए कॉस थीटा, देख लो जे ए कॉस थीटा। कभी कभी एंगल के टर्म्स में भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, थोड़ा काम आएगा कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सब चीज हम लोग समझ गए कि ओम्स लॉ का सेकेंड फॉर्म क्या था यहाँ पे, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। कभी कभी ऐसे भी होता है, ई वेक्टर इक्वल टू होता है क्या, हमने सीखा था रो इंटू क्या था, रो इंटू क्या था जे, ऐसे था। ये भी होता है कभी कभी, ठीक है, मतलब जब आपको रेसिस्टिविटी में चाहिए होगा। इसको भी आप बोल सकते हो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी हम लोग जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे कि सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, कि ये सिग्मा या फिर रो का वैल्यू क्या होगा, हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो हेडिंग अब दीजिए आप लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम vd वेक्टर बोलते हैं। अब पहले आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो देखो बेटा, जब तक कोई कंडक्टर है, देखो मान लो एक कंडक्टर है बेटा, तो इसमें जब तक मैं यहां पे कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हूं, कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया हूं, तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, रैंडम, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ऐसे रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि बिफोर कनेक्टिंग द सेल जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एवरेज वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो वेक्टर है उनका एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, बिफोर कनेक्टिंग, मतलब सेल को कनेक्ट करने से पहले जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, बिकॉज उनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हैं उनका इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं, मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में बेटा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में। तो बेटा अगर इनका इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं, है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, v01 प्लस v02 प्लस v03, इन जितने सारे n नंबर्स लोगों का अगर हम करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो बाय n करते हैं, तो ये जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। जब तक हमने सेल को कनेक्ट नहीं किया है तब तक इनका मोशन रैंडम होता है। जैसे आपने सेल कनेक्ट कर दिया, जैसे आपने यहां पे सेल कनेक्ट कर दिया, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया, तो ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये वाला पॉइंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल का होगा और ये होगा लोअर पोटेंशियल का। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन फोर्स लगाएगा, इस सेल के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है आपको पता है, फ्रॉम डिक्रीजिंग पोटेंशियल, हायर से लोअर। देखो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सेल के वजह से आया। सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में, दो छोर के बीच में। जो वाला टर्मिनल इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जो वाला एंड, उसको हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल, और जो एंड इस नेगेटिव से, मतलब इस वाले एंड से कनेक्टेड है ना, नेगेटिव से, वो क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब हायर से लोअर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सो अब बेटा मान लो यहाँ पे किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात करता हूँ, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन में, ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आपको अच्छी तरह से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में,
नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा वो कितना लगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई वेक्टर। तो कितना फोर्स लगेगा, Q का वैल्यू है -E और यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। अब बताओ सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो किधर मूव करेंगे भैया, उधर ही मूव करेंगे ना, जिधर फोर्स लग रहा है उधर मूव करेंगे। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कनेक्टिंग द सेल्स को कनेक्ट करने के बाद उनका क्या एवरेज वेलोसिटी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स का मान लो कुछ पार्टिकुलर टाइम है, एक इलेक्ट्रॉन का T1 दूसरे का T2, अलग अलग टाइम पे हम सबका हम क्या निकाल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और सारे वेलोसिटी को हम एवरेज निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, ये चीज आपको समझ में आ गया था, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज जो होता है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का 0 होता है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन द रैंडम मोशन। सो आपने फोर्स निकाल दिया। अब आप अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो हर इलेक्ट्रॉन्स पे कितना एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स इज -e बाय मास। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना एक्सेलरेशन सब पे लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए अभी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए पहले हम समझते हैं, ये चीज याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी जो होता है उनका एवरेज 0 होता है। अब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का अभी हम लोग निकालने वाले हैं फाइनल वेलोसिटी। तो हम v1 निकाल रहे हैं। सो v1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, v01 प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू t1। ये t1 टाइम में कितना उसका वेलोसिटी हो गया, ये हम लिख दिए। उसी तरह से मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी 2 का बताओ कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 2 का प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये टाइम उतना उसका टाइम लगा t2। ठीक है चलिए, ये T1 T2 जो है वो टाइम क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, यहां एक और इलेक्ट्रॉन से टकराया, है ना, इलेक्ट्रॉन से या किसी और पॉजिटिव आयन से भी टकरा सकता है। तो टकराने में जो एवरेज टाइम लग रहा है वही टाइम है T1 का। T2 मतलब दूसरे पार्टिकल का, मतलब ये एवरेज टाइम है एक कॉलिजन का। ठीक है, मतलब 2 सक्सेसिव कॉलिजन का, एक कॉलिजन फिर दूसरा कॉलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है ना उसको हम बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज v2। और अगर हम इसी तरह से हम निकालते हैं बेटा n तक, अगर हम चले जाते हैं n तक, तो हमारा हो गया यहाँ पे v0n प्लस एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हो गया tn। अब जो आपको डेफिनेशन यहाँ बताया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो डेफिनेशन आपको बताया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो क्या बताया गया, जितने सारे इनके फाइनल वेलोसिटीज हैं, है ना, फाइनल वेलोसिटी है, सबका आप क्या कर दो, एवरेज निकाल दो। इसी एवरेज को हम लोग बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज vd वेक्टर। अब v1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, v01 प्लस a एक्सेलरेशन वेक्टर t1। v2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, v02 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू t2। इसी तरह से v3 v4 सबके लिए लिखेंगे, डॉट 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 हम चले जा रहे हैं बेटा, प्लस vn के लिए लिखेंगे v0n प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू यहाँ पे tn। हो गया, ऐसे लिख दिए। अब देखो हम ध्यान से क्या करने वाले हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करो, उसके बाद नोट करो, फिर प्ले करना, ठीक है। नहीं तो मैं मिटा दे रहा हूं, आप कुछ भी नोट नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, vd वेक्टर इक्वल टू, अब बताओ बेटा हम v01 v02 इसको हम अलग कर देंगे, है ना, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे n हमें हमारा छूट गया था, ऐसे कर देंगे यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम vd वेक्टर लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो v01 प्लस v02, ऐसे ऐसे चलते चलते बेटा हम कहां तक पहुंच गए, v0n तक पहुंच गए, होल डिवाइड बाय n कर दिया, ठीक है।
एक काम हमारा हो गया। दूसरे केस में क्या है बेटा, एक्सेलरेशन at1 प्लस at2 प्लस at3, ये सारे चीज को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहां मैं उसको लिख दूंगा ऐसे, प्लस एक्सेलरेशन फैक्टर में कॉमन ले लिया, क्या बचा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 प्लस क्या है tn, होल डिवाइडेड बाय यहां क्या हो गया n हो गया। अब ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज जो होता है वो 0 होता है, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अब बताओ vd क्या आ गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन फैक्टर क्या है देखो यहाँ पर माइनस e फैक्टर बाय m, और t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 प्लस tn बाय n जो है इसी को हम बोलते हैं टॉ, इसी को हम बोलते हैं टॉ, और इस टॉ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसी को बोलते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज टाइम जिसमें कि वो दो सक्सेसिव कॉलिजन करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन गया फिर एक और से टकराया, इनके बीच में जो एवरेज टाइम लग रहा है ना, कितना एवरेज टाइम में वो कॉलिजन करेंगे, वो उस एवरेज टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो फाइनली हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया, Vd इक्वल टू माइनस ई टॉ बाय m। सबके बारे में हमें सिंबल पता होना चाहिए कि भैया E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है रिलैक्सेशन टाइम। सारे सिंबल्स हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ, इस डेरिवेशन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। अब हमारा टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखो वो रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। सो आपका टॉपिक आ गया यहां पर रिलेशन बिटवीन I एंड Vd, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो मान लो बेटा, ऐसे मान लो यहां पे कि एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं वो Vd है, और इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के लिए ये जो टाइम लग रहा है वो डेल्टा t लग रहा है, यहां से यहां पहुंचने के लिए इसको। तो बताओ अगर मैं बोलूंगा इसका लेंथ कितना होगा, तो लेंथ डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा ना, तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम मतलब डेल्टा t। ये देखो ये लेंथ हो गया बेटा। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इनटू क्या होता है लेंथ, सो एरिया इज a, और लेंथ क्या है यहाँ पे Vd इंटू डेल्टा t, ये हो गया वॉल्यूम। अब आपको एक चीज यहां पे समझना है कि स्मॉल n मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका मतलब है n इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करता हूं आपको कि n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू क्या हो गया बेटा वॉल्यूम हो गया। देखो मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल गया तो आपसे अगर पूछा जाएगा टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज अगर हमें निकालना पड़ेगा, देखो यहां पे टोटल चार्ज अगर हमें निकालना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बेटा E है, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम माइनस नहीं डाल रहे हैं यहां पे। तो बताओ टोटल चार्ज क्या आ गया, E इंटू एन क्या है, स्मॉल n, इंटू देखो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, A इंटू Vd इंटू डेल्टा t। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, इसको मैं थोड़ा सा
अरेंज करके लिख दे रहा हूं, पहले स्मॉल एन लिख रहा हूं, NEAVD ऐसे लिख रहा हूं, और यहाँ पे डेल्टा T, ये हो गया टोटल चार्ज, जिसको हम डेल्टा Q बोल रहे हैं। अब आपको पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा लोग, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। सो I हम निकालने के लिए तड़प रहे थे, और हमारा जो तड़पन है, तड़पन समझ रहे हो ना, हमारे तड़पने का जो इंटेंसिटी है वो कम गया। I इक्वल टू डेल्टा Q, डेल्टा Q कितना है, NEAVD डेल्टा T, और यहाँ पे डेल्टा T। अब बताओ भैया, डेल्टा टी गए तेल लेने, है ना, खत्म हो गए, कट गए, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, I इक्वल टू NEAVD। यही रिलेशन हम डिराइव करने के लिए तड़प रहे थे, और हमारा तड़पन जो है बेटा वो दूर हो गया, तड़पन हमारा खत्म हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमारा रिलेशन आगे एकदम सिंपल सा रिलेशन है, कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है फिजिक्स बेटा, सच में इजी है। देखो यहाँ पे, सो द रिलेशन इज I इक्वल टू NEAVD। सबके बारे में हमें पता है, I क्या है, करंट है, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर। अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहां से लाएंगे। कैसे लाएंगे, इसको हम अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोल रहे थे ना, देखिए कैसे लाएंगे। अभी हमारे पास जो रिलेशन है उसको हम लिख देते हैं, I इक्वल टू NEAVD। अब बताओ, I बाय यहां पे क्या हो गया, A, एरिया से डिवाइड कर दिया, NEVD की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था VD इक्वल टू क्या, माइनस E वेक्टर टाउ बाय M, ये डिराइव किया था। तो VD के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस नहीं डालेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना बेटा, मैग्नीट्यूड करेंगे तो माइनस नहीं डालेंगे, तो E टाउ बाय M। देखो यहाँ पे, तो अब क्या हो गया, I बाय A को हम क्या बोलते हैं, J बोलते हैं, N इंटू E का स्क्वायर हो गया, ये टाउ हो गया, और यहाँ पे M हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक रिलेशन आया कि नहीं आया J और E में। अब इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख दो बेटा, ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, तो J वेक्टर इक्वल टू आ गया NE स्क्वायर टाउ बाय M, और यहां पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो यहाँ, अब इस इक्वेशन को और इसको अगर आप कंपेयर करोगे, तो जब आप कंपेयर करोगे तो J से J मिल गया, E से E मिल गया, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, सिग्मा है। सिग्मा मतलब उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी आपने निकाल दिया, सिग्मा इज इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ बाय M। देख लो यहाँ पे, ये आपने डिराइव कर दिया, है ना। मतलब आप ओम्स लॉ का सेकेंड फॉर्म पहले आपने वहां से डिराइव किया था, V इक्वल टू IR से, उसके बाद आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फिर से आपने ये डेरिवेशन करके सिग्मा का वैल्यू आपने निकाल लिया। अगर मैं आपको बोलूंगा ये सिग्मा आपको मिल गया है, तो अगर आप रो निकालोगे मतलब रेसिस्टिविटी निकालोगे, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, 1 बाय कंडक्टिविटी, मतलब ये हो जाएगा M बाय NE स्क्वायर टाउ। देख लो यहाँ पे, ये भी रिलेशन आपको यहाँ पे मिल गया। सबके बारे में हमें मीनिंग पता है। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब हमें पता है। तो ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में मे भी हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे रेसिस्टर्स का हम लोग सीरीज पैरेलल कर सकते हैं, उसके बाद सेल्स का हम सीरीज पैरेलल कर सकते हैं। मे भी हो सकता है हम लोग सेल्स के बारे में हम डीपली पढ़ सकते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बेटा लोग, दोस्तों सब मैं बोलूंगा, आप लोग बुरा मत मानना किसी चीज का, ठीक है। बच्चे लोग भी मैं बोलूंगा, मेरे भाई लोग बहन लोग भी मैं बोलूंगा। तो अगर आप नए हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार सबको।